So last class में we discussed polynomial. Polynomial में हमने डिस्कस किया रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, है ना? तो जल्दी से उसको पहले एक बार रिवाइज करेंगे, फिर कार्टेशियन प्लेन में क्विकली हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कार्टेशियन प्लेन क्या है, क्यों इसका यूज़ होता है, पॉइंट को यूनिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके हर एक टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप हो जाएगी, फिर आप देखोगे कि आप ग्राफ को डिस्कस करते 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 आप लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाना सीख जाओगे, और लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ बनाते बनाते आप ये रियलाइज़ करोगे कि आपका जो तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी सॉल्व होना शुरू हो गया है। बट लीनियर इक्वेशन में जो अलजेब्रिक पार्ट है उसको रोक के पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ्स पे जाऊंगा। वो आपके लिए एडिशनल है, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, बट आपके लिए एक इंसाइट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ की जब बात करेंगे तो सीधे कंटिन्यूटी में बात कर लेंगे, है ना? ठीक है, तो जब मैं बात करूं अगर रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स की बात करूं, तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है px इज इक्वल टू 0 विच इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनॉमियल, तो इसके लिए मैंने बताया था ऑल रियल नंबर्स वुड बी कंसिडर्ड जीरोज फॉर दिस पॉलिनॉमियल। और जब मैं बात करूं px इज इक्वल टू सम कांस्टेंट विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें आपको पता है कि नो मैटर वॉट इनपुट्स यू पुट द आउटपुट विल ऑलवेज बी 0, विच मीन्स नो इनपुट कैन क्रिएट 0 as a value of this polynomial, which means this polynomial does not have any zeros. फिर उसके बाद हमने बात की थी px is equal to ax plus b की, और हमें पता है कि इसका a जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट है और b इज एनी रियल नंबर, राइट? और अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने जीरो होंगे तो आप हमेशा बोलेंगे देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट वन जीरो, एंड दैट वुड बी x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, राइट? तो इससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की थी कि लीनियर पॉलिनॉमियल में हमेशा एक जीरो एग्जिस्ट करेगा, एंड दैट वुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात की थी तो हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 2 डिग्री पॉलिनॉमियल है, विच मीन्स ईदर इट कैन बी फैक्टर्ड इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स और इट इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। तो मतलब नंबर ऑफ जीरोज इन 2 डिग्री पॉलिनॉमियल कैन बी 2, और देयर कुड बी सिनारियो जहां पे एक भी जीरो एग्जिस्ट ना कर रहा हो, जब एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फैक्टर ना हो पाए। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो लीनियर फैक्टर्स जिसके एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसके जीरोस कितने होंगे? नो जीरोस, नो रियल जीरोस, है ना? अभी हम जीरोस इनपुट आउटपुट जो भी बात कर रहे हैं रियल नंबर के टर्म में बात कर रहे हैं, है ना? ओके, तो अगर मैं आपसे 2 डिग्री पॉलिनॉमियल की बात करूं विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो आपको पता है दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, which means coefficient of x square is a, coefficient of x is b, and constant term is c. और आपको पता है a is a non-zero constant. अगर हम थोड़ी देर के लिए assume कर ले कि अल्फा एंड बीटा आर द zeros, अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px, तो इसका मतलब है p अल्फा is equal to 0 and p beta equals to, और इसका मतलब होता है x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, और इसका मतलब होता है x माइनस बीटा इज अ फैक्टर ऑफ px। तो हम कह सकते हैं px वुड बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस beta into something, and that something would be constant,
एट द सेम टाइम आप जानते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 आएगी और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है a, तो दैट कांस्टेंट जिसे हमने k माना था उसने हमें बताया था वो k एक्चुअली में क्या है इक्वल टू a। तो आपको ये हमेशा याद रखना है px is equal to ax square plus bx plus c. If alpha and betas are the zeros, then you can say this can also be written as a into x minus alpha into x minus beta. जब आप इसको ओपन करेंगे और दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है तो आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द लेफ्ट हैंड साइड एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द राइट हैंड साइड वुड बी सेम. Coefficient of x in the left hand side and coefficient of x in the right hand side would be same. The constant term in x and the constant term in left hand side and the constant term in the right hand side would be same. तो जैसे ही आप देखोगे आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगे. इसमें आपका पहला इक्वेशन a is equal to a हो जाएगा which is not a problematic statement. दूसरा इक्वेशन आपके पास जो आएगा वो आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b upon a and alpha into beta equals to c upon a, right? ये हमने लास्ट टाइम किया था फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसी आइडिया को अगर मैं 3 डिग्री में ले जाऊं px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equal to 0 and alpha बीटा गामा आर जीरोज, तो आप कह सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, राइट? और जब आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब विद कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यू वुड गेट a इक्वल टू a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x constant and constant, then you would get three relations. First would be alpha plus beta plus gamma would be equal to minus b by a. Second is pairwise product alpha beta beta gamma and gamma alpha which would be equal to c over a, and the third would be alpha into beta into gamma would be equal to plus minus d over a, right? ये पैटर्न आपने पकड़ लिया था और इस पैटर्न को आपने कहा था कि सर ये 4 डिग्री के लिए भी ट्रू होगा. विल फॉलो द सेम पैटर्न. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पैटर्न आ रहा है तो जस्ट आप देख लो कि आगे क्या होगा. तो आप कह सकते हो अगर पी एक्स 4 डिग्री पॉलिनॉमियल है नहीं, इट विल ऑलवेज हैव 1 0, 1 मिनिमम 0. 1 होगा या 3 होगा. 2 दिखेगा 2 बट एक्चुअली में वो 3 होगा. जैसे अल्फा अल्फा बीटा 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 इक्वल जीरोस होंगे, ठीक है. और इसको आप कह सकते हो कि अगर मान लो अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर जीरोस तो आप क्या कहोगे. आप लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा. और जब आप कंपेयर करोगे तो व्हाट यू वुड गेट अल्फा प्लस बीटा प्लस gamma plus delta would be equal to minus b upon a. You will always start with minus. Then you will take pairwise. So how many pairs you will have? Alpha beta, alpha gamma, alpha delta, beta gamma, beta delta and gamma delta. कितने हुए? 6. तो आप देख सकते हो अल्फा बीटा
अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर आप लिखोगे बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर आप लिखोगे गामा डेल्टा, विच विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रिपलेट्स बनाओगे। ट्रिपलेट्स क्या क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा। आप गौर से देखो मैं कैसे बना रहा हूं, अल्फा बीटा गामा, ये तो दिख गया, बीटा को स्किप किया और लिख दिया अल्फा गामा डेल्टा, ठीक है। फिर मैंने बीटा से शुरू किया, बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। और क्या क्या हुआ, अल्फा गामा डेल्टा, और एक और होगा अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा, राइट। यही चार पॉसिबिलिटीज होंगे। सो इट वुड बी इक्वल टू माइनस डी ओवर ए, एंड द लास्ट वुड बी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, विच वुड बी इक्वल टू, यहां पे माइनस है तो प्लस ई ओवर ए, ठीक है। तो जस्ट ये क्या, ये स्टोरी आप आगे भी बढ़ा सकते हो, बट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा वुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा वुड बी इक्वल टू सी बाई ए। एनसीईआरटी में 3 डिग्री का भी दिया हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, then and alpha beta gamma are the zeros, then alpha plus beta plus gamma would be equal to minus b by a, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma would be equal to c by a, and alpha into beta into gamma would be minus d over a। याद रहेगा ये। उसके बाद आप इस पैटर्न से 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री n डिग्री सबका आप पैटर्न बना सकते हो। तो आप देखोगे स्टोरी स्टार्ट होती है सम से, फिर पेयर वाइज, फिर ट्रिपलेट्स, फिर 4, फिर 5, जितना भी डिग्री होगा आप उसको पेयर अप कर उसके ग्रुप्स बनाते जाओगे, राइट। ठीक है, कोई सवाल? तो ये आपका पॉलिनोमियल का पोर्शन है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दूसरा पोर्शन है ग्राफिकली, तो वो मैं सीधे बता सकता हूँ, बट उसके लिए आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैं बहुत गाढ़ा करना चाह रहा हूँ, फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ कि ग्राफ को देख के आपको डर ना लगे। इनफैक्ट आप ग्राफ को लेके इतने प्रो हो जाओ कि हर चीज़ को ग्राफिकली देखना शुरू कर दो। तो आप हर चीज़ को जब ग्राफिकली देखना शुरू कर दोगे तो मैथ्स एक आसान हो जाएगा। मैथ्स 11वीं 12वीं में आपको आसान लगने लगेगा। तो नॉर्मली बच्चों को ग्राफ से इतना डर लगा रहता है कि वो ग्राफ से हमेशा दूर भागते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं अभी राइट टाइम है ग्राफ्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का, ठीक है। तो इस है ना, तो इसलिए अभी हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, बहुत ही बेसिक से बात करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, पुरानी कोई बात कंफ्यूजिंग लग रही होगी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, तो आप अपना जो बात लिख रहे हो वो पहले लिखो, फिर उसके बाद उसकी रीजनिंग और मेरी रीजनिंग के साथ कंपेयर करो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगी पहले जो भी चीज़ पढ़ाई गई गलत नहीं पढ़ाई गई है, बट रीजनिंग मिसिंग थी, है ना। ओके ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम अलजेब्रा से ग्राफ की ओर जा रहे हैं, और जब हम अलजेब्रा से ग्राफ की ओर जाते हैं तो हम एक प्लेन की यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और जो हमें इंट्रोड्यूस करता है एक नए सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स के जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की मिलन होती है, ठीक है। और इस मिलन का श्रेय जाता है रेने डेकार्ट को, और उन्हीं के ऊपर इस प्लेन का नाम रखा गया है कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है, अगर आप किसी भी प्लेन पे जाएंगे तो यू कैन ड्रॉ एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इस प्लेन को हम कहेंगे कार्टेशियन प्लेन, और इस एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का हम नाम रखेंगे, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और इसे कहेंगे हम वाई एक्सिस, ठीक है। बोथ आर परपेंडिकुलर लाइंस,
अब इस जो कार्टेशियन प्लेन हमारे पास है, इसका पर्पस है टू रिप्रेजेंट पॉइंट यूनिकली. सो द क्वेश्चन इज, टू क्वेश्चंस अराइज. पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, और दूसरा पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब क्या होता है. हम लोग पॉइंट की ही बात क्यों कर रहे हैं? तो अगर आपको अपनी बेसिक ज्योमेट्री क्लास याद होगी क्लास 7th 8th से, तो आपको पॉइंट पढ़ाया गया होगा, आपको लाइन पढ़ाया गया होगा, आपको कर्व लाइन पढ़ाया गया होगा, आपको पॉलीगॉन्स और सर्कल पढ़ाए गए होंगे, है ना. फिर उसके बाद आपको सॉलिड्स पढ़ाया गया होगा. तो आप अगर देखोगे तो हर चीज़ जब आप डिफाइन कर रहे हो तो सबसे पहले बात करते हो पॉइंट के. और पॉइंट को क्या डिफाइन करते हो? इट इज समथिंग विच हैज नो डायमेंशन, विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ. सो बेसिकली पॉइंट इज एन आइडिया. पॉइंट इज एन आइडिया. और उस पॉइंट को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? डॉट से. दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. डॉट हैज एरिया, डॉट हैज सम डायमेंशन, बट पॉइंट डज नॉट हैव. तो इसका मतलब है कि डॉट जो आपको दिखाया जा रहा है वो वास्तविकता में बस एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दैट आइडिया कि एक पॉइंट कोई चीज होती है. राइट और रॉन्ग? और उस पॉइंट को हम जीरो डायमेंशन कहते हैं. फिर आप पॉइंट्स, एक पॉइंट लो जिसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करो, एक पॉइंट लो, और दूसरा पॉइंट लो जिसे आप डॉट से रिप्रेजेंट करो. अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर जाना है आपको, पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आपको जाना है, तो यू कैन टेक इनफिनाइट पाथ्स. वन वुड बी दिस पाथ, वन वुड बी दिस पाथ, one would be this path. So you can take as many paths you want. But my question is, if you look closely to each of these paths, they are basically either line or curve. And if you look closely, each of the lines and the curves are made of infinite points. They are made of infinite points. तो आप zero dimension से one dimension की ओर जाते हैं. You started with zero, which is an idea. You started with a point which is an idea, and then you started thinking of an infinite points, and that stretch you started calling it line, and that line could be straight or curve, right? So basically curves is made of infinite points. और जब आप उस curve को देखते हो तो इसके पास एक dimension है. What is that dimension? The length. You can find its length, but it does not have breadth. But अगर किसी चीज का breadth नहीं होगा तो वो आपको दिखेगा. तो बेसिकली जो आप ये लाइन देख रहे हो, ये एक्चुअली में लाइन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट आइडिया. ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉइंट से पढ़े लाइन. अब लाइन के ऊपर लाइन डालते चले जाओ, इनफिनाइट लाइन. सो व्हाट यू विल गेट? अ प्लेन. यू विल गेट अ टू डायमेंशन स्टोरी. एंड प्लेन के ऊपर प्लेन डालते जाओ तो यू वुड गेट 3 डायमेंशन. दिस इज हाउ द स्टोरी ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट्स बिल्डिंग अप. तो आज हम उतने निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे, बट वी अंडरस्टैंड कि ज्योमेट्री की शुरुआत क्या होती है? पॉइंट से. तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे हम कुछ भी ड्रॉ करेंगे, चाहे वो लाइन हो या कर्व हो या ग्राफ हो, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगी? पॉइंट. So that is why Cartesian plane का जो सबसे बड़ा काम है वो क्या है? To represent point uniquely. Clear or not clear? अब the question is कि let's say I'm talking about a point this. Let's say I'm talking about this point. Let's call this point as P. Okay. Now if I say this point is 2 units away from y-axis and this point is 3 units away from x-axis. Let's say I'm talking about this point. But the moment I say this point is 2 units away from y-axis, so क्या ये इस point की भी बात हो सकती है? जो 2 units away है, हो सकती है. So the moment I say this point P
is 2 units away from y-axis, which means this could also be the scenario. And the moment I say this point, let's call it Q, is 3 units away from x-axis, तो ये भी वही पॉइंट है. तो मैं इसे भी कह रहा हूं 2 units away from y-axis, इसे भी कह रहा हूं 2 units away from y-axis, इसे भी कह रहा हूं 3 unit up x-axis, इसे भी कह रहा हूं 3 units up x-axis. तो इस दोनों पॉइंट में अभी डिफरेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा है. फिर उसके बाद मैं यहां पे आ जाऊं और यहां पे भी 3 और 2 बना दूं, तो अगेन दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज कि आई एम 3 units away from x-axis and 2 units away from y-axis. So the moment I say that I am 2 units away from y-axis and 3 units away from x-axis, it means it could be any of the 4. It could be. तो कहीं ना कहीं मुझे अपने लोकेशन को और यूनिकली बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. सो आई कैन से सर आई एम 2 unit राइट ऑफ y axis and 3 unit up of, तो अब क्या वर्ड आया, राइट अप, राइट एंड अप. अब राइट और अप को नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जब हम कन्वेंशन ले रहे हैं, जब हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, तो हम ओरिजिन के अगर राइट जा रहे हैं तो वी कैन कंसिडर इट प्लस, एंड इफ आई एम गोइंग टू लेफ्ट वी कैन कंसिडर इट माइनस. ठीक है, अंडरस्टूड. तो राइट और लेफ्ट की कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया, प्लस माइनस. फिर उसके बाद हमें एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी कंफ्यूजन खत्म करना पड़ेगा. सो अप वुड बी प्लस एंड डाउन वुड बी माइनस. तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को हम नंबर लाइन की तरह देख सकते हैं, इधर राइट को प्लस, लेफ्ट को माइनस, और वाई को अप प्लस, डाउन माइनस. तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया कि अगर मैं पॉइंट P को 2,3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो Q को मुझे -2,3 से रिप्रेजेंट करना चाहिए, R को मुझे -2,-3 से, और इसको मुझे 2,-3 से. नाउ दीज 4 पॉइंट्स आर स्पेसिफिकली यूनिकली डिफाइन हो गया है, राइट. तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने, तो अब कहीं ना कहीं अभी तक मैंने पॉइंट को यूनिकली डिफाइन दिखा दिया कैसे करना है. नाउ इट्स टाइम टू डिफाइन, इट्स टाइम टू, सो हाउ वी आर गोइंग टू यूनिकली डिफाइन द पॉइंट, बाय एन ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है, मतलब सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. सो इसका मतलब जो पहला सदस्य है और दूसरा सदस्य है वो अलग अलग चीजें हैं, और ऑर्डर पेयर बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि दोनों सदस्य दिखने में सेम है, दोनों सदस्य नंबर से दिख रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट. अब जैसे ही ऑर्डर पेयर आपने बनाया, इस ऑर्डर पेयर को आप कोऑर्डिनेट भी कहते हो. क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट. ठीक है, जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम आता है. इस ऑर्डर पेयर को आप क्या कहते हो, कोऑर्डिनेट. अब इसका जो पहला सदस्य है, इसका जो पहला सदस्य है इसे आप क्या कहते हो, एक्स कोऑर्डिनेट. क्या कहते हो, जिसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा. और जो इसका दूसरा सदस्य है इसका नाम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट. जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट. सो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड देन यू हैव अ पॉइंट विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ऑर्डर पेयर और कोऑर्डिनेट, जिसका पहला बंदा है एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा बंदा है ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. अब कहीं ना कहीं टाइम है टू डिफाइन
what is abscissa and what is ordinate. तो अब जैसा कि आप देख रहे हो abscissa is 2. What is this? This is abscissa, right? 2 units away from, so it's a distance from y axis. But 2 तो ये भी है, तो डिस्टेंस को और कैसे ठीक कर सकते हैं? साइन डिस्टेंस. तो हम क्या कहेंगे? abscissa is a sine distance from y axis. और ऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? साइन डिस्टेंस लॉजिक समझ में आ गया? कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं. कोई डाउट किसी बच्चे को? ओके, आगे बढ़े. ओके, फिर से हम अपने कार्टेशियन प्लेन को लाते हैं. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा वर्टिकल लाइन, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर and they are meeting at some point, right? Now when I see this point, अब मुझे इस पॉइंट का एब्सिस और ऑर्डिनेट जानना है. तो इस पॉइंट का एब्सिसा जानने के लिए मुझे यह जानना जरूरी है कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है. एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए मुझे कहां से दिखना है? वाई एक्सिस से कितना दूर है. एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या दिखना है? वाई एक्सिस से कितना दूर है. तो ये जो ओरिजिन है, ये जो पिंक डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है? 0. तो मैं पहला सदस्य लिख रहा हूं 0, कॉमा. ऑर्डिनेट जानने के लिए मेरे को क्या पूछना है? वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? कितना दूर है सर? वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो मतलब 0 डिस्टेंस. सो वी कॉल इट 0, 0. राइट और रॉन्ग? Let's say if I want to stick to x axis, if I want to stick to x axis, I come here. Let's call this as 1 unit. 1 यूनिट जंप करके मैं इधर आया. तो क्या एब्सिसा निकालने के लिए मुझे दूरी कहां से देखनी है? y से. तो क्या मैं y से दूर हो गया हूं? कितना दूर हो गया हूं? राइट या लेफ्ट? राइट. तो मैं इसे कहूंगा 1. क्या मैंने x एक्सिस का जमीन छोड़ दिया है? आई एम स्टिल ऑन x एक्सिस. तो मेरी ऑर्डिनेट क्या होगी? 0. आई गो 2 यूनिट्स, इट बिकम्स 2, 0. तो ऐसे आप चलते जाओगे. तो आपको पता है व्हेन यू आर, इस पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन, राइट? सो व्हेन यू आर राइट टू ओरिजिन ऑन x एक्सिस, इट मींस यू आर ऑन पॉजिटिव x एक्सिस. यू आर ऑन, तो जब भी आप इस x एक्सिस पॉजिटिव साइड में दिखोगे तो इट विल ऑलवेज बी ऑफ दिस शेप, प्लस, 0. अंडरस्टूड? सेम स्टोरी व्हेन आई गो लेफ्ट, है ना? -1, 0, -2, 0. सो इधर आप एक्सटेंड करोगे, दिस विल बी योर नेगेटिव x एक्सिस, और इसकी शेप कैसी होगी? -, 0. So when you are on x axis, the ordinate will always be 0. My question is, अगर मुझे ये बात बतानी है कि मैं x axis पे हूं, बट एग्जैक्टली x axis पे हूं, कहां पे हूं ये नहीं पता, बट मुझे बस इतना पता है कि मैं x axis पे हूं, तो इसको अल्जेब्रिकली कैसे लिख सकता हूं? ओके, आप जान रहे हो इसे x एक्सिस कहा जा रहा है, इसको y एक्सिस कहा जा रहा है, x कोऑर्डिनेट को x कहा जा रहा है और y कोऑर्डिनेट को y कहा जा रहा है. सो इफ आई एम ऑन x एक्सिस and I want to communicate, so if I get a call I can tell you that I am on x axis, है ना? But let's say I cannot communicate in language, but I have to communicate in the language of equation. So what should I write? x, 0 as a coordinate system, right? Okay, as a coordinate system I can say x, 0. But as an equation, x चेंज कर रहा है, 0 में क्या है? y है. तो क्या मैं इस लाइन को y = 0 कह सकता हूं?
कह सकता हूं? So can I call x axis the algebraic equation as y is equal to 0? क्योंकि ordinate is always 0. Small x represent abscissa, small y represent ordinate. So when I say y is equal to 0, what does it mean? I am on x axis. So what would be the equation? Y is equal to 0. आप लोग अगर अपने क्लास 10th की रियल पॉलिनोमियल की पहला एक्सरसाइज करोगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स दिया है और आपसे पूछा है कि बताओ इस ग्राफ के जीरोस कितने हैं, और आप क्या देख रहे हो कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, मतलब कितनी बार वो ग्राफ जीरो हो रहा है. अंडरस्टूड? कितनी बार y की वैल्यू जीरो हो रही है. तभी मैंने कहा था px को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y से. इनपुट था x, आउटपुट था y. अब समझ में आ रही है कहानी? सो जब भी आपको क्लास 10th के सिलेबस में बोर्ड एग्जाम में जब भी कोई रैंडम ग्राफ दिया जाए और पूछा जाए जीरोस कितने हैं, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कितने इनपुट्स पे आउटपुट जीरो हैं, और ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली आप कह सकते हो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या कितनी बार टच कर रहा है. कभी कभी टच करता हुआ भी वो जीरो कहलाता है. राइट और रॉन्ग? लॉजिक समझ में आ गया सबको? कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? पक्का? ओके. सो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होगा, ये भी समझ में आ गया? ओके. If I go 1 unit up, but I don't leave my y-axis. If I go 1 unit up, but I don't leave my y-axis, am I away from x-axis? How much away from x-axis? And how far from y-axis? Abscissa क्या होता है? Y away from y-axis या away? तो ये y से कितना दूर है? 0. और x-axis से कितना दूर है? Then it would be 0, 2 and it will keep on moving up. तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस को, इसे पॉजिटिव y एक्सिस पे कह सकते हैं 0, प्लस. लॉजिक समझ में आया? एंड इन द सेम वे डाउन यू कम -0, -1, 0, -2 and then this becomes your negative y axis and you represent it like 0, माइनस. हाँ, तो लॉजिक समझ में आया? अब मेरा सवाल है, इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट y एक्सिस एज ए इक्वेशन, लेट्स से आई हैव टू कम्युनिकेट, तो अगर मैं कहूं कि मैं y एक्सिस में कहीं फंसा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम ऑन y एक्सिस. बट हाउ टू से दिस इन algebraic equation term? X is equal to 0. So the equation of y axis would be, so if someone asks you what is the equation of x axis, you are going to say y is equal to 0. And if someone asks you what is the equation of y axis, you are going to say x is equal to 0. ठीक है? लॉजिक समझ में आ रहा है? ओके. यहाँ किसके लिए? x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, x को लेकर. ये तुम्हारा पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं होगा, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल का पार्ट होगा. x एक्सिस नॉट y एक्सिस. हां, वही मैं कह रहा था, x एक्सिस को कोई लेके कोई भी इक्वेशन ले रहे जिसमें x आ रहा है, तो उसमें ये लिखेंगे px हां, px y है ना. आप आउटपुट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है? अंडरस्टूड? ठीक, आगे बढ़े. लेट्स से I know that I am 2 units away from x axis. I am 2 units throughout. It's a parallel line. So, if I take a random point anywhere, if I talk about this point,
if I talk about random point, this point. ठीक है? So इसका अगर मैं ऑर्डिनेट पूछूं तो वो तो आपको क्लियर है कि मैं कितना दूर हूं, 2 यूनिट्स अवे. एब्सिसा क्लियर है क्या? You are anywhere. So abscissa is not clear. So no matter when you are on a line parallel to y-axis, you will always be sure about what? Ordinate, but not sure about abscissa, right? So no matter what the input is, output is always 2. दोनों भाषा को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं this line is parallel to x-axis and 2 units away from y-axis, from x-axis. तो इसका मतलब ये इसका ऑर्डिनेट हमेशा 2 होगा. एब्सिसा विल कीप ऑन चेंजिंग, डिपेंड्स कहां पे हूं मैं. तो मैं कह सकता हूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? y इज इक्वल टू 2. इस पॉलिनोमियल को पहचानते हो? y इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 2. Constant polynomial, and in constant polynomial how many zeros are there? No zero. So can you see this line intersecting anywhere? Can you see this x-axis intersecting x-axis? Yes, it is on coincident. That is why you have infinite zeros for y is equal to 0 and you have no zeros for y is equal to 2. Right or wrong? तो जब आपने कहा कि मैं x-axis से 2 यूनिट ऊपर हूं तो आपने ड्रॉ किया y is equal to 2. अगर मैं कहूं कि मैं x एक्सिस से 1 यूनिट नीचे हूं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -1. तो कहीं ना कहीं आप x एक्सिस का इक्वेशन समझ गए और आप y इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर का इक्वेशन समझ गए ड्रॉ करना, और y इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर का ग्राफ बनाना सीख गए. तो आप बेसिकली x एक्सिस और y एक्सिस सिर्फ बनाना नहीं सीखे, उसका इक्वेशन समझ गए. एट द सेम टाइम आपको कोई बोले ड्रॉ y इज इक्वल टू 7 तो आप ड्रॉ कर सकते हो. आपको कोई बोले ड्रॉ y इज इक्वल टू 3 आप ड्रॉ कर सकते हो. कोई आपसे बोले ड्रॉ y इज इक्वल टू -3 आप ड्रॉ कर सकते हो. राइट और रॉन्ग? नहीं, ये कार्टेशियन प्लेन पे ये लाइन पैरेलल जा रहा है. मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसकी बात किया. समझ गया? मुझे इस लाइन के बारे में मैं क्या हूं जो एकदम डेफिनेटली कह सकता हूं. तो मैं कह सकता हूं दिस लाइन इज 2 यूनिट्स अबव x एक्सिस. इफ आई टेक अ रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन दैट विल ऑलवेज बी 2 यूनिट्स अबव x axis, which means the ordinate will always be 2, which means the equation of this line would be y is equal to 2. The equation of this line, this is always 1 unit below x axis, so the equation will always be y is equal to 1. अभी बहुत सारे लाइंस बनेंगे, मैं तुम्हें डिफरेंट लाइंस जो सिंपल लाइंस है उसकी क्या इक्वेशंस है वो बता रहा हूं. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है. एंड इफ आई से that let's say this line is parallel to y axis and let's say it is 2 units right to y axis. So no matter at what point I am, what will be the equation of this line? X is equal to 2. X is equal to 2. And if I somewhere here, it would be x is equal to -3, x is equal to -2.5. Right? So, my question is, if someone asks you what is the equation of x axis, will you be able to say that? That is y is equal to 0. And if someone asks you what polynomial is represented by x axis, what you are going to say? 0 polynomial. 0 poly. Can you tell me the equation of y axis? Yes sir, it is x is equal to 0. Why do you call it x is equal to 0? Because no matter what, whenever you are on y axis, which means
you are zero distance away from y-axis. And when I say you are zero distance away from y-axis, which means I am defining my abscissa as 0. And when my abscissa is 0, x is equal to 0, right? If someone asks you, if you draw a line parallel to x-axis, if you draw a line parallel to x-axis and 5 units above x-axis, तो आप क्या कहोगे? y is equal to 5. Parallel. Below, y is equal to -5. तो पैरेलल में अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट दीज लाइंस पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट, तो कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है? y is equal to constant polynomial. y is equal to, and how many zeros does it have? No zeros it has, है ना? एक क्वेश्चन भी है, एक लाइन ड्रॉ होगा ग्राफ का और पूछ रहा होगा जीरोस कितना है एनसीईआरटी में, अगर पहला एक्सरसाइज देखोगे तो पॉलिनोमियल का। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? तो अब आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं है। आप ज्योमेट्रिकली भी समझते हो और अलजेब्रिकली भी समझते हो। आप समझ रहे हो? अब आप एक चीज को दो तरीके से देख रहे हो। अब लाइन को सिर्फ लाइन की तरह नहीं देख रहे हो, लाइन को ज्योमेट्री के साथ साथ अलजेब्रा की तरह भी देख रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड एन इक्वेशन आउट ऑफ दैट, and those equation mean something, right? That is the idea of coordinate geometry, जहां पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री की मिलन हो रही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं, ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका है वर्टिकल लाइन। ठीक है, आपको मैंने ओरिजिन बता दिया है। ओरिजिन क्या है? 0,0। आपको मैंने बता दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, आप उसको जानते हो, उसको +0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस -0 से। पॉजिटिव वाई एक्सिस 0, से, नेगेटिव वाई एक्सिस 0, से। लॉजिक क्लियर है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पता चल गया, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पता चल गया, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पता चल गया, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस पता चल गया, राइट? बताया तो था x is equal to 3, x is equal to 7, x is equal to -3, x is equal to -7। ठीक है, अब आपको पता है कि इन रीजन्स को क्या कहते हैं। इस रीजन को आप कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे आप कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे नहीं कहते। क्यों? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है? क्यों एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया जाता है? फिर मैं पूछूंगा क्यों राइट को पॉजिटिव लिया जाता है। तो दीज आर कन्वेंशन, बट थोड़ा सा आप ध्यान दो। राइट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लेफ्ट को नेगेटिव ले रहे हैं, अप को पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउन को नेगेटिव ले रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं हम राइट सिस्टम में, राइट हैंड सिस्टम में, राइट, वी आर ऑब्जर्विंग द कन्वेंशन थ्रू राइट हैंड सिस्टम। तो अगर आपको कोई लॉक है, ठीक है, या स्क्रू है, अगर उस स्क्रू को खोलना होता है, मतलब आउटसाइड द प्लेन निकालना होता है, तो आप क्लॉकवाइज करते हो या एंटी क्लॉकवाइज करते हो? एंटी क्लॉकवाइज, बाहर निकल के आता है। और जब आप किसी चीज को टाइट करना होता है, मतलब यू हैव टू पुट द नेल इनसाइड, तो आप क्या करते हो? क्लॉकवाइज। स्क्रू को आप अंदर करने के लिए क्या करते हो? क्लॉकवाइज, आउटसाइड। तो अगर लेट से ये अगर ओरिजिन है मेरा, ये आपका आ रहा है एक्स एक्सिस, ये आ रहा है आपका वाई एक्सिस, इसे आप पॉजिटिव कह रहे हो राइट साइड में से आपको, तो बाहर जो निकल रहा है उसे पॉजिटिव कहोगे, जो अंदर जा रहा है उसे पॉजिटिव कहोगे? प्लेन में उसे पॉजिटिव कहोगे, जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे पॉजिटिव कहोगे। जब आप एंटी क्लॉक अपना हाथ घुमाओगे तो मेरा थंब बाहर की तरफ आ रहा है, और क्लॉक करूंगा तो अंदर की तरफ, तो बाहर जो चीज आ रही है उसे हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे। So that is why we considered anti-clock angles as positive angle. Logic समझ में आ गया? Okay. तुम राइट को पॉजिटिव ले रही हो, लेफ्ट को नेगेटिव ले रही हो, इसका मतलब है तुम राइट इकोसिस्टम में हो। ठीक है, अब जब तुम राइट इकोसिस्टम में हो तो राइट को पॉजिटिव ले रही हो, लेफ्ट को नेगेटिव ले रही हो, अप को पॉजिटिव ले रही हो, डाउन को। तो कहीं ना कहीं जब तुम z एक्सिस की बात करोगी, थर्ड डायमेंशन की बात करोगी, तो जो प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है उसे आप हाइट कहोगे, और जो
अंदर की तरफ जा रहा है उसे आप डेप्थ कहोगे। तो हाइट को पॉजिटिव कहना राइट इकोसिस्टम में ज्यादा लॉजिकल है या डेप्थ को? हाइट को। तो इसलिए आप देखोगे कि आप आउटसाइड द प्लेन पॉजिटिव, बट ये कन्वेंशन है, यू कैन फाइट ओवर इट, डिबेट ओवर इट, दैट्स ओके। इट्स लाइक किसी कंट्री में राइट ड्राइविंग होती है, किसी कंट्री में लेफ्ट ड्राइविंग होती है, बट हम लोग ये कन्वेंशन इसलिए फॉलो करते हैं कि आप अगर लेट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आप अगर लेट से राइट इकोसिस्टम नहीं फॉलो करके लेफ्ट इकोसिस्टम फॉलो कर रही हैं तो कर सकती हैं, लेकिन फिर आपको बार बार मुझे बताना पड़ेगा। अगर मैं आपकी कॉपी एसेस कर रहा हूं तो मैं आपको हर एक स्टेप पे देखूंगा कि आपको बार बार डिफाइन करना पड़ेगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं हम उस कन्वेंशन को इसलिए फॉलो कर लेते हैं कि बार बार डिफाइन करना ना पड़े, ठीक है। तो इसलिए एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं क्योंकि इट्स कमिंग आउटसाइड द प्लेन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस लॉजिक से आप कह सकते हो। नहीं तो आप कह सकते थे ना इसे क्यों नहीं सेकंड कह रहे हैं, इसे क्यों सेकंड कह रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन यू आर समवेयर हियर, एनीवेयर हियर, अगर मैं कोई भी रैंडम पॉइंट लूं जैसे x, y, ठीक है, सो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इट इज राइट ऑफ y एक्सिस और लेफ्ट? राइट। So can I say it will always be plus? And it is above x axis or below? Above. So can I say plus comma? When I am this, I am left of y axis, so it is b. And it would be? तो आप मोटा मोटी किसी भी पॉइंट को एग्जैक्टली बता सकते हो प्लेन पे कि कहां पे पॉजिटिव है, कहां पे नेगेटिव है, कहां पे जीरो है, कहां पे नॉन जीरो है, राइट? क्लैरिटी आ गई? 9th में पढ़ाया गया था, बच्चों की तरह सीख लिए थे, लेकिन अब तुमको अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कि ये सब के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? क्लैरिटी आ रही है? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? तो अभी तक मैंने आपको y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 का मतलब y इज इक्वल टू प्लस a और y इज इक्वल टू माइनस a का मतलब समझा दिया है, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a। आप इन 6 अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेन पे समझ चुकी हो कि इसका क्या मतलब है, राइट और रॉन्ग? और आप ज्योमेट्री में देख चुकी हैं कौन सी चीज कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगी। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? ठीक। अब मैं आपको लाइन ऑफ इक्वालिटी दिखाना चाहता हूं। जब मैं लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात करूं, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस की बात कर ली, मैंने वाई एक्सिस की बात कर ली, मैंने लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस की बात कर ली, मैंने लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात कर ली। अब लाइन ऑफ इक्वालिटी को ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, लाइन ऑफ इक्वालिटी में कह रहा हूं एक ऐसा लाइन जो जितना दूर एक्स एक्सिस से है उतना ही दूर वाई एक्सिस से है। मतलब उसका एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों सेम है और सेम साइन का भी है। एब्सिस ऑर्डिनेट सेम है तो मतलब सेम साइन का भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लाइन ऑफ इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन वाइज तो मैं साफ कह सकता हूं इट इज गोइंग टू बी y इज इक्वल टू एक्स, राइट और रॉन्ग? तो हम लाइन ऑफ इक्वालिटी ड्रॉ करना सीखेंगे y इज इक्वल टू एक्स। ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट? y इज इक्वल टू एक्स इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। हम px को अब y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? क्लियर? ओरिजिन एक पॉइंट हो सकता है उस पर, हाँ, यस। अब देखो थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है। सेकंड और फोर्थ में दोनों अपोजिट साइन का है, तो डेफिनेटली उसमें लाइन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जब हम लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात करेंगे तो लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, एंड लेट्स से एक तो मुझे पता है कि ये पॉइंट जो बार बार बच्चा कह रहा है कि सर ओरिजिन उस पर एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों 0 0 है।
फिर लेट से मैं इस पॉइंट की बात करूं जो 1 यूनिट वाई एक्सिस से और 1 यूनिट, फिर मैं इधर की बात करूं 2 यूनिट्स अवे फ्रॉम वाई एक्सिस, 2 माइनस 1 यूनिट। सो डेफिनेटली ये पूरा वो पाथ निकल के आएगा। एंड व्हाट इज दिस पाथ? दिस पाथ। ठीक है, वो थोड़ा सा ग्राफ रफ है। ठीक है, ये जो लाइन आपको निकल के आया, this line has all its abscissa and ordinates, they all are equal. Why? Because no matter which point you pick, it will be same distance away from x-axis, same distance away from y-axis. Abscissa क्या होता है? Distance from y-axis. Ordinate क्या होता है? Distance from x-axis. So no matter you pick this point, this and this would be equal. This and this would be equal. So which means this and this would be also be equal. तो ये एंगल क्या होगा? 45 degree. So this is y is equal to x line. This is y is equal to x line. लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे व्हाट इज y is equal to x, ग्राफ भी बना लोगे, लीनियर पॉलिनोमियल है, और एग्जैक्टली तुम्हें ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी पता है y is equal to x की। भैया ये लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को 90 डिग्री, 45 45 है ना, बाइसेक्ट कर रहा है, विच मींस इट इज मेकिंग 45 डिग्री। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ इक्वालिटी। आप इस रीजन में हो तो इसका मतलब आप y से दूर हो और x से नजदीक हो, इसका मतलब आपका एब्सिसा ऑर्डिनेट से ज्यादा होगा, और इस रीजन में हो तो ऑर्डिनेट ज्यादा होगा एब्सिसा से। तो ये आपका लाइन ऑफ इक्वालिटी है, y इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत यहां पे? कोई सवाल? जैसे ही मैं लाइन ऑफ इक्वालिटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब देयर कुड बी अ लाइन जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट बराबर तो हैं, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस से डिस्टेंस बराबर तो है, बट अपोजिट साइन का है। बट इसका मतलब वो लाइन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ओरिजिन से पास कर रहा है, और उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो यू आर गोइंग टू से दिस लाइन इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। दिस लाइन इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग सेकेंड क्वाड्रेंट एंड, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है क्या मैं इसे x इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकता हूं? मैथमेटिकली यस, लेकिन आपको याद हो मैं बार बार क्या कह रहा हूं? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। बट गलत नहीं है, x इज इक्वल टू माइनस वाई इज नॉट रॉन्ग, लेकिन मैं जानबूझ के आपको y को लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए मजबूर कर रहा हूं, सो दैट पॉलिनोमियल का आइडिया आपका अभी भंगित ना हो, है ना। सो हमने y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का अल्जेब्रिक मतलब तो जानते ही थे, ज्योमेट्रिक मतलब भी जानना सीख लिया है। अच्छा, इन सबको आप ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हो, x1 ले लो तो y क्या हो जाएगा? -1। x2 ले लो तो y क्या हो जाएगा? -2। आप प्लॉट करना जानते हो, 1 -1 2 -2 3 -3। लाइन है तो कोई भी दो पॉइंट के साथ आप लाइन खींच दो, लाइन बन जाएगा, राइट। The minimum points to draw a line to, the third point will just verify that you are on a right space। ठीक है, तो हमने कार्टेशियन प्लेन में y is equal to x, y is equal to minus x की समझ बना ली। So this is your y is equal to 0, this is your x is equal to 0, मतलब x axis and y axis। And this line is your line of equality, y is equal to x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
अब लेट से मुझे y इज इक्वल टू x प्लस 1 ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है? x प्लस 1. तो मोटा मोटी आपको पता है कि अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 2. ठीक है. तो अगर लेट से मैं x 0 लूं, x तो y क्या होगा? 1. 0,1 कहां एग्जिस्ट करेगा? y एक्सिस पे. 1 यूनिट अप, तो समवेयर हियर, समवेयर, राइट और रॉन्ग? और अगर मैं एब्सिसा 1 लूं, x 1 लूं, तो आउटपुट क्या आएगा? 1,2 कहां एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, समवेयर हियर, राइट और रॉन्ग? और 2 लूं तो समवेयर हियर. और x को मैं -1 लूं तो कहां पे? नेगेटिव साइड, यहां पे कहीं पे. और अगर मैं -2 लूं तो -1 थर्ड क्वाड्रेंट में. सो कहीं ना कहीं आप देखोगे दिस इज दिस लाइन. इस दोनों लाइन के बीच में कोई रिश्ता देख रहे हो? दे आर. और इसको 1 यूनिट अप कर दिया गया है. इसको 1 यूनिट, इसी लाइन को अगर मैं 1 यूनिट अप कर दूं तो ये हो जा रहा है. राइट और रॉन्ग? या 1 यूनिट लेफ्ट कर दूं, बात बराबर है. अगर मैं बोलूं, अब आपको बिना ये करे हुए मैं बोलूं ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो आप मेरी बात का यकीन करोगे? अगर मैं कहूं ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है तो यकीन करोगे? कर लोगे, क्योंकि 1 यूनिट ऊपर कर दिया हूं. और इसे कहूं x प्लस 3 तो मानोगे? और इसे कहूं x माइनस 1 तो मानोगे? इसे कहूं x माइनस 2 तो मानोगे? तो क्या नोटिस कर रहे हो? y इज इक्वल टू x is a line of equality. y is equal to x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4. और y is equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3. ये सारे लाइंस लीनियर पॉलिनॉमियल हैं, अलग अलग लीनियर पॉलिनॉमियल हैं, बट दे ऑल आर पैरेलल लाइंस. ठीक है. इन सब में खास बात क्या है? सब y is equal to x plus something है. y is equal to, होल्ड ऑन टू दिस आइडिया. ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे हम कुछ क्लैरिटी लेके आने वाले हैं. ठीक है. जिसने भी लीनियर इक्वेशन चैप्टर पढ़ा होगा उसने पढ़ा होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, है ना? वो क्या है वो उसके बारे में ज्योमेट्रिकली समझेंगे. ठीक है. अंडरस्टूड? क्लियर आ रहा है? आगे बढ़ो. तो मतलब मैंने इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बनाना सीख लिया. राइट और रॉन्ग? c की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैंने y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी ड्रॉ करना सीख लिया. सही बात है? प्लस सी मतलब c एनी कांस्टेंट, एनी रियल नंबर. ठीक है. क्लियर? अब तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई भी ड्रॉ कर सकता है, x माइनस पाई भी ड्रॉ कर सकता है ना? पाई यूनिट बस ऊपर नहीं चले जाना है. 0 x प्लस पाई होगा तो 0 कॉमा पाई से गुजरेगा, है ना? माइनस पाई होगा तो 0 कॉमा माइनस पाई से. अब मैं ड्रॉ करूंगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है. लेट से आई वॉन्ट टू ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1. कॉमन सेंस से बताओ, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? इसके ऊपर बनेगा, इसके नीचे बनेगा. क्यों? x की वैल्यू 0 डालो, x की वैल्यू, y क्या होगा? यहां आ गया ना, तो ऊपर जाएगा. तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकता हूं दिस वुड बी द लाइन?
देख सकते हो। एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू। अब वही आपको जब भी दे कंफ्यूजन हो आप क्या करो, इनपुट आउटपुट 2-3 वैल्यूज निकाल लो, प्लॉट करो, यू वुड गेट द 2 डालोगे, x को 2 डालोगे तो -2 + 1 कितना होता है 2, -1, तो आ गया ना 2, -1। ठीक है, अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा -x + 2 है ना, ये होगा -x -1 -x -2 ऐसे करके यू विल गो। अच्छा, मैं सिर्फ +1 +2 +3 कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं कि +½ नहीं हो सकता, +√2 नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको y इज इक्वल टू -x + c क्या होगा ये भी ड्रॉ करना सिखा दिया। ठीक, ये कौन सा लाइन है, y इज इक्वल टू x, क्या है, अब मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 2x। कैसा ग्राफ बनेगा, क्या ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्यों नहीं करेगा, करेगा। अगर x 0 है तो y 0 होगा, 0,0। x 1 है तो y क्या होगा 2, x 2 है तो y क्या होगा। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से ज्यादा चढ़ाई चढ़ रहा है या कम चढ़ाई चढ़ रहा है, ज्यादा चढ़ाई चढ़ रहा है। हर x पे ज्यादा का ग्रोथ मिल रहा है। y रिप्रेजेंट अप, x रिप्रेजेंट डाउन, डाउन, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत, उस पर बात करेंगे, उस पर भी देखोगे स्टीपनेस बढ़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अगर मैं -1 डालू तो क्या होगा -2 और नेगेटिव, -3 डालू तो -6, तो नीचे भी स्टीपनेस तो आएगी ना, अंडरस्टूड। तो अगर मैं कहूं तो सोच के, एक तो सबसे बेसिक तरीका है सोचने का कि x की वैल्यू 4 डाल दो और y निकालो और फिर ड्रॉ कर लो। क्या मैंने सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है, स्केल इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सही ड्रॉ किया है, ये उससे स्टीपर है, ज्यादा चढ़ाई है ना इस पे, स्लोप इसका ज्यादा है। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x पे कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अच्छा, लेट से मुझे y इज इक्वल टू 3x ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू, तो जो 3x होगा वो ग्रीन से स्टीपर होगा, ये बात तो पता चल गया है। क्या ये पिंक से भी स्टीपर होगा, पक्का, ज्यादा ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा है। तो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, और y इज इक्वल टू 100x, और तो पूरा छत्तर पाड़ देगा, x1 y 100 है ना, वो तो एकदम छत फाड़ते हुए बाहर जाएगा। तो इट वुड बी वेरी क्लोज टू y एक्सिस, राइट और रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आप क्या समझ रहे हो, y इज इक्वल टू x, अगर x के आगे जितना बड़ा नंबर डालोगे उतनी स्टीपनेस बढ़ती चली जाएगी, राइट और रॉन्ग। जैसे बोलते हैं ना, यार मुझे ना 10x का ग्रोथ चाहिए, यार मुझे 20x का ग्रोथ चाहिए। जितना बड़ा ग्रोथ बोलते उतना ना, क्यों ग्रोथ, ये ग्रोथ। ठीक है, कि 1 साल हो और मेरी सैलरी 10 टाइम्स हो जाए, दूसरा साल फिर से 10 है। हाँ बोलो। बताओ तुम, इंफिनिटी। y इज इक्वल टू x, ठीक है, x के आगे इंफिनिटी डाल दो। इंफिनिटी इंटू एक्स तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पक्का। लेकिन इंफिनिटी को तुम डेनोमिनेटर में ले आओ, y अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इस तरीके से सोच सकती हो। नहीं समझी मैं क्या कह रहा हूं? इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए तो पूरा, इसीलिए तो इसी पे आ जाएगा, पूरा पूरी इसी पे ओवरलैप हो जाएगा। तुम बोलोगी कि y इज इक्वल टू गूगल x पे क्या होगा? गूगल जानती हो ना? अच्छा गूगल नहीं जानती हो? गूगल होता है, अच्छा गूगल का नाम कैसे पड़ा था पता है? अब जैसे गूगल के जो फाउंडर्स थे कौन थे? लैरी पेज, सर्जी ब्राइन। अब ये लोग जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे थे तो इन्हें पता था कि दे आर गोइंग टू हैंडल बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डेटा। सो लेट्स थिंक ऑफ अ नेम विच रिप्रेजेंट अ बिग नंबर। तो उस वक्त जब उन्होंने बिग नंबर के बारे में सोचा तो गूगल के बारे में सोचा, GOOGOL, गूगल, जो होता है 10 टू द पावर 100 है ना, शायद यही होता है, एक बार देख लेना। तो उन्होंने गलती से गूगल का स्पेलिंग गलत लिख दिया, और गूगल का स्पेलिंग क्या लिख दिया? गूगल। गूगल का स्पेलिंग है GOOGOL, बट उन्होंने गलत स्पेलिंग लिख दिया तो वही नाम रख दिया कि चलो यही नाम आज से, तो गूगल ऐसे रखा। गूगल से भी बड़ा नंबर है गूगल प्लेक्स। गूगल प्लेक्स इज लाइक 10 टू द पावर गूगल इज गूगल प्लेक्स, मतलब उस पे भी गूगल का पावर दे दो। सो इट्स जस्ट थिंकिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड। लॉजिक समझ में आ रहा है? y इज इक्वल टू ax, अगर a बड़ा है 1 से तो क्या होगा, और 2x 3x में कौन ज्यादा स्टीपर होगा, ये भी समझ में आ रहा है? ओके अब लेट से आई टेक यू टू द जोन ऑफ दिस जहां पे a 1 से कम है, मतलब समथिंग लाइक y इज इक्वल, समथिंग लाइक y इज इक्वल टू हाफ x, ठीक है? तो हाफ एक्स की अगर मैं बात करूं, कौन सा कलर लो, ब्लू ले लेता हूं, तो डेफिनेटली ये इधर की तरफ स्लांट होगा, है ना? x आएगा 2 तब y बनेगा 1, x आएगा 4 तब y बनेगा 2, मतलब बहुत ही छोटी चढ़ाई चढ़ रहा है, इक्वालिटी की भी चढ़ाई नहीं चढ़ रहा है। तो कुछ ऐसा होगा, एक मिनट, कुछ ऐसा होगा, राइट और रॉन्ग? ये स्केल कैन बी लिटिल डिफरेंट, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बट तुम्हें सेंस मिल रहा है। हम लोग अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्वालिटेटिव में हमें क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये दिख रहा है, ये अंडरस्टूड? अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1/3x, y इज इक्वल टू 1/3x, इससे शैलोअर होगा या इससे स्टीपर होगा? स्टीपर क्यों होगा? शैलोअर होगा ना, ये 2 पे 1 बन रहा है तो ये 3 पे 1 बनेगा और शैलो, समझ गए? तो अगर मैं y इज इक्वल टू 1/3x का ग्राफ बनाऊं तो इट वुड बी लॉजिक समझ में आ रहा है? सो y इज इक्वल टू 1x इज दिस, y इज इक्वल टू 2x 3x 4x 5x, y is equal to half x, 1/3, 1/4, 1/10. So it will start, y is equal to 0x, means y is equal to 0, x axis. ठीक है, बाउंड्री अब समझ में आ रही है? बाउंड्री के मतलब समझ में आ रहा है? इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्यों सब समा जा रहे हैं? 0 और इंफिनिटी के बीच में सब समा जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग? ठीक है, सेम स्टोरी मैं नेगेटिव के लिए बना सकता हूं। इफ यू गो इनटू द नेगेटिव साइड, इसी में बना देता हूं या दूसरा ग्राफ बनाऊं? इसी में बना देता हूं, ठीक है? कलर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे ना? चलो, ये तुम्हारा क्या बन गया? y इज इक्वल टू माइनस x, है ना? y इज इक्वल टू, अच्छा -2x स्टीपर होगा या शैलोअर होगा? इधर होगा या इधर होगा? -2x ऊपर की तरफ, है ना? जितना नेगेटिव करोगे उतना पॉजिटिव हो जाएगा वो। सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस,
एंड -3x और स्टीपर, एंड -12x एंड -1/3x। कलरफुल क्लास हो गई। हाँ, अब तुम सोच रहे हो पावर ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, जब दोनों की मिक्सचर हो रही है तो क्या हो रहा है, मैजिक बन रहा है। हाँ, वन बाई टू बड़ा होता है 1/3, लेकिन 1 के बाद कहानी नीचे आ गई ना, इसलिए 1/2 1/3 से ज्यादा स्टीपर है। 1/2 1/3 से ज्यादा स्टीपर है, 1/3 1/4 से ज्यादा स्टीपर होगा, बट 1 से सब नीचे आ जाएगा। एंड सेम वे इधर भी होगा, यहां पे बस साइन का लफड़ा है, बट मैग्नीट्यूड में तो वही खेल है ना। तो अब आपको मैंने क्या क्या सिखा दिया, मैंने आपको सिखाया y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, राइट और रॉन्ग। और आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के सारे लाइंस पैरेलल हैं, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट के सारे लाइंस पैरेलल हैं। फिर आपको मैंने दिखाया y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज पॉजिटिव, और इसमें दो सिनारियो दिखाया, तीन सिनारियो दिखाया। जब a इज इक्वल टू 1 में लाइन ऑफ इक्वालिटी, a ग्रेटर 1 में स्टीपनेस बढ़ेगा और इसमें शैलो होता चला जाएगा। समझ में आई थी ये बात। और y इज इक्वल टू ए एक्स वेयर a इज नेगेटिव, उसमें भी सेम तीन स्टोरी मैंने आपको दिखाई। जब a इज इक्वल टू -1 होगा तो क्या होगा, जब a स्मॉलर देन -1 होगा तो स्टीपर होता चला जाएगा, और जब a -1 और 0 के बीच में होगा तो शैलोअर होता चला जाएगा। है ना, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई, इतनी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई। तो मतलब आपको लीनियर पॉलिनोमियल्स में इतने सारे ग्राफ समझ में आ गए। हर बार स्केच पेंसिल बनाने से, डॉट्स करने से बेटर है कि यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, कोई डाउट है किसी को? नो। अब हम फाइनली हमने मोटा मोटी y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बनाना सीख लिया, और रादर आई वुड से x प्लस बी बनाना सीख लिया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस बी बनाना सीख लिया, और y इज इक्वल टू ए एक्स बनाना सीख लिया। नो मैटर a पॉजिटिव है नेगेटिव है, नो मैटर व्हाट, हमने ए एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स बनाना सीख लिया। ये तीनों चीजें हमने सीख ली। सो अब बेसिकली हमें क्या सीखना है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे जिससे हम अपनी लर्निंग बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए बचा क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो इसको समझाने के लिए पहले मैं y इज इक्वल टू 2x प्लस बी से एग्जाम्पल लूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। फिर y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस बी से लूंगा, फिर क्लैरिटी आ जाएगी। मैं 3x 4x तो समझ ही गया ना, तो वही फॉलो होगा। फिर y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस बी से लूंगा, और y इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स प्लस बी से लूंगा। तो मैं 2 इसलिए ले रहा हूं ताकि आप पूरे जनरलाइज कर देना, और हाफ इसलिए ले रहा हूं कि 0 से 1 का जनरलाइज कर देना, ये 1 से ऊपर का जनरलाइज कर देना, और -2 मतलब -1 से छोटे का जनरलाइज कर देना, और -1/2 का मतलब 0 और -1 के बीच की चीजों को जनरलाइज कर देना। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं लाइन ऑफ इक्वालिटी, मैं जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूं सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू 2x, दिस ग्राफ इज y is equal to 2x. Now let's say I have to draw y is equal to 2x plus 1. तो इनपुट x अगर 0 है तो y क्या होगा, 0,1। ठीक है, somewhere here let's say, और x अगर 1 है तो y क्या होगा, 3, 1,3 somewhere here, और ऊपर चला जाएगा, है ना, थोड़ा सा ऊपर, राइट और रॉन्ग, 2,
अगर x 2 है तो 5, तो और तो इसकी चढ़ाई और इसकी चढ़ाई सेम है, अगर कायदे से देखोगे तो दोनों की चढ़ाई सेम है, दोनों की स्टीपनेस सेम है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ट्रू और फॉल्स? इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? दे आर पैरेलल, दे आर। अगर मैं 2x प्लस 3 ड्रॉ करूं तो 2x प्लस 5 ड्रॉ करूं तो 2x माइनस 1 ड्रॉ करूं तो 2x माइनस 1, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा? -1. So it would be something like parallel. So all the lines would be parallel to whom? Y is equal to 2x. तो इसका मतलब x के आगे जो नंबर है वो कुछ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टीपनेस, स्लोप। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टीपनेस, स्लोप। अंडरस्टूड? तो अगर मैं आपसे बोलूं y is equal to 2x and y is equal to 2x plus 3 are parallel lines, true or false? Y is equal to 2x and y is equal to 2x minus 5, they are parallel lines, true or false? लॉजिक समझ में आ रहा है? They would all be parallel lines. When I say two lines are parallel, will they intersect? Intersect नहीं करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? When no lines, अगर दो लाइन intersect नहीं करता है तो can you think of any x for which y would be equal? तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब समझ में आ रहा है सारी चीजों को ज्योमेट्री और अलजेब्रा से? सो दैट इज व्हाई आई वांट टू टेक दिस क्लास कि आप ग्राफ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। तो हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस सी, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी समझ में आया। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस सी भी समझ में आ गया, y इज इक्वल टू 4x प्लस सी भी समझ में आ गया। सेम लॉजिक से y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस सी। अगर कोई y इज इक्वल टू हाफ एक्स है तो उसके बाद सारी लाइन पैरेलल हो जाएगी। y इज इक्वल टू 1/3x है तो सब लाइन पैरेलल हो जाएगी। अकॉर्डिंगली आप उसके पॉइंट्स निकाल सकते हो कि कहां पे x एक्सिस को कट कर रहा है, कहां पे y एक्सिस। किसी भी लाइन पे मुझे पता करना है कि कहां पे y एक्सिस कट कर रहा है तो x को मैं क्या डालूंगा? 0। और पता करना है x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है तो y को 0। जीरोस कैसे निकालते थे? y को 0 डाल के। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? कहानी समझ में आ रही है? तो अब मैं पूरी चीजों को जनरलाइज कर रहा हूं। जब आप y इज इक्वल टू 0 बोलते हो तो दिस बिकम्स x एक्सिस, एंड y इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हो तो इट्स मींस अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 बोलते हो y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हो तो पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। उसके बाद जब आप कहते हो y इज इक्वल टू x तो लाइन ऑफ इक्वालिटी, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो दिस इज अ लाइन सिमेट्रिकल टू x एक्स, y इज इक्वल टू x जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजर रहा है। ठीक है? फिर उसके बाद आपको पता है y इज इक्वल टू x प्लस सी का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी का मतलब क्या होता है? दिस वुड बी पैरेलल टू दिस, दिस वुड बी पैरेलल टू दिस। उसके बाद आपने y इज इक्वल टू ax का मतलब सीखा। a अगर 1 से बड़ा है तो स्टीपर होगा, a अगर 1 और 0 के बीच में है तो शैलोअर होगा फॉर y इज इक्वल टू x। अगर a निगेटिव है और -1 से छोटा है तो स्टीपर होगा, और -1 और 0 के बीच में है तो शैलोअर होगा फॉर y इज इक्वल टू -x। और इन सब को करने के बाद हमने कंक्लूड किया कि y इज इक्वल टू ax प्लस b विच इज आवर लीनियर पॉलिनोमियल वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? अब आपको पता चलता है कि मान लो मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन है y इज इक्वल टू a1x प्लस b1, और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू a2x प्लस b2, राइट? तो मेरा सवाल है, इफ a1 इज नॉट इक्वल टू a2 तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या होगा? They are not parallel lines. When two lines are not parallel lines, then what are it? What are they? They are intersecting line. They are intersecting
lines. If A1 is equal to A2, then parallel lines. If A1 and A2 is equal, but B1 and B2 is also equal, coincide. And when B1 is not equal to B2, they are just parallel lines. Just parallel lines. अब इसका क्या मतलब है इक्वेशन के टर्म में, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. बट दिस gives you a good understanding of what is Cartesian plane, what is the purpose of Cartesian plane, why we put so much emphasis on point, because point is the brick of creating curves. अभी आपने सिर्फ लाइन को समझा है, आपको 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इन सब के भी ग्राफ जो कि ट्विस्ट एंड टर्न मारेंगे. इट विल नॉट बी एज लीनियर एज यू हैव सीन इट. तो देयर वुड बी लॉट ऑफ निटी-ग्रिटीज जो हम धीरे धीरे सीखेंगे. आपकी अब कहानी जो शुरू हुई है, अगर वो 12वीं क्लास तक खत्म नहीं होगी, 12वीं क्लास तक और बड़ी होगी, और कॉलेज में इसका ही है, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा कि आप मैथ्स के सारे सवाल ग्राफिकली सोच रहे होगे, कार्टेशियन प्लेन को लेके ग्राफ बना के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे होगे. आपको अलजेब्रा को उतना ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, आप देखते ही समझ जा रहे होगे अच्छा ये कहानी है. जैसे कि अगर मैं आपको सॉल्व करने दूँ इक्वेशन कि सॉल्व y is equal to 3x plus 4 and y is equal to 3x minus 4, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा दोनों. तो इसका मतलब है सर नो सॉल्यूशन. आप एक्स उक्स काटम कुटम नहीं खेलोगे, सब्स्टिट्यूशन पर्टिट्यूशन जो आपको भी हम बाद में पढ़ाएंगे अभी लीनियर इक्वेशन में ना. तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आपको कार्टेशियन प्लेन के समझ में आएंगे, बट दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ.